नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। तो मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। आज हम डिस्कस करेंगे अभी जो हाल ही में 26 और 27 जुलाई को सीटी का एग्जाम हुआ है। चारों शिफ्टों के अंदर मैथ्स के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और क्या क्या आपके आंसर रहने वाले हैं। ये सेशन ना केवल आपको इसलिए देखना चाहिए कि आप अपनी आंसर की को मैच कर सकें, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है तो तब भी आपको ये जरूर सेशन देखना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बने रहें एंड तक हमारे साथ। आपका 26 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपसे देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है। अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है, यानी कि अगर बिश्नोई 100 रुपए कमा रहा है तो अरुण 125 रुपए कमा रहा है। उसके बाद चरण अरुण से 40% कम कमाता है। जो आपका चरण है वो अरुण से 40% कम कमाता है। दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है। जो आपका दीपक है वो बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है। तो अब आपने बताना है कि दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पे देखो, ये 100 लिया तो 125 हो गया। अब 125 का 40% कितना बनेगा? 50। 125 से 50 कम होगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 75। और ये 100 से कितना ज्यादा है? 30, तो यहाँ कितना आएगा? 130। अब इन दोनों को कंपेयर करना है। डी का जो वेतन है वो सी के वेतन से कितना ज्यादा है? 55 ज्यादा है। कितने पे? 75 पे। तो गुणा में कर दो 100%। अब देखो 5 से काटेंगे तो ये हमारे पास 11। अगर 5 से काटेंगे तो 11, और 5 से काटेंगे तो 15, फिर 5 से काटेंगे 3, तो 5 से काटेंगे 20। तो ये 220/3 आएगा, और 220 को अगर 3 से भाग करें तो 7, 3 तो 73.33 आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो एलजेब्रा का आपका ये क्वेश्चन है। बड़े आसान से लेवल का क्वेश्चन है। एलजेब्रा के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर p प्लस 1/p=2 आ जाए तो p इज इक्वल टू आप क्या ले सकते हैं? 1, क्योंकि 1 + 1 = 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? x + 1/x = 2 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। मेरे से क्या पूछा? x⁵ 1/1/5 इज इक्वल टू वट? अब देखो x की जगह 1 लोगे तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो ये 1 + 1 यहाँ पे आपका आंसर कितना रहेगा? तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर धातु का एक ठोस घन है, उसको पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं। देखो आपके पास जो क्यूब होता है, ये आपका क्यूब है। क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का क्यूब। और दूसरा आपके पास जो है वो स्फेयर है, और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r3। कभी भी अगर आपने एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनानी है तो हमेशा आपने क्या करना है कि नंबर कितने बनेंगे, छोटी चीजें कितने बनेंगी, तो बड़ा जो ऑब्जेक्ट है उसके वॉल्यूम को हमेशा छोटे ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से भाग कर दें। तो बड़ा ऑब्जेक्ट आपके पास क्यूब है तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा? साइड इंटू साइड इंटू साइड आएगा। छोटा ऑब्जेक्ट आपके पास गोला है जिसकी जो रेडियस है वो आपके पास है 1 सेंटीमीटर, तो 4/3, ये नीचे का जो 3 है पलट करके गुणा हो गया। पाई की जगह 22/7 लेंगे तो नीचे का जो 7 है पलट करके गुणा हो गया, और यहाँ पे रेडियस 1 है तो 1 × 1 × 1। अब यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखो 4 से काटोगे तो ये 7 और 7 कट गया, ये 11 पे और 7 पे कट गया, तो ये आपके पास बचेगा 343 गुणा में 21, और नीचे आपके पास आएगा 11। अब यहां से हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 11 से काटोगे तो 11 × 3 = 33, बचा 13, तो 31 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। और 31 को अगर मैं 21 से गुणा करूं तो 31 1 31 3 31 दूनी 62 और 3 65, यानी मेरा जो आंसर होगा वो 651 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो मैं किसके साथ जाऊंगा? 655 के साथ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि आपके पास दो नंबर्स हैं जिसके अंदर a और b, a² - b² 31 है। अब देखो a को आप जानते हैं कि हम ऐसे लिख सकते हैं a + b × में a - b,
और ये आपको जो दिया हुआ है 31 दिया हुआ है। अब 31 आपका एक प्राइम नंबर है तो इसके टुकड़े हो नहीं सकते, तो 31 गुणा 1 कह सकते हैं। तो यहां से आपका a प्लस बी कितना आ रहा है 31, a माइनस बी कितना आ रहा है 1। इसको अगर आप जोड़ोगे तो 2a बराबर 32 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 16 आएगी। अब a की वैल्यू 16 है तो b की वैल्यू 15 है, तभी तो 31 बनेगा। आपसे क्या पूछा, a इंटू बी पूछा, तो 16 को अगर आप 15 से गुणा करोगे तो आपका आंसर बनेगा 240। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 6 बच्चे हैं जिनका औसत भार 50 किलो है। 6 का अगर 50 है तो जोड़ कितना होगा 300। एक सातवां आ जाता है जिससे एवरेज जो है वो आपकी बढ़ जाती है 4%। पहले एवरेज कितनी थी 50, अब कितनी बढ़ी 4%। 50 का 4% कितना हुआ 2। तो पहले 50 थी तो 52 हो गई। तो मतलब कि यहाँ पे जो जोड़ होगा 364 हो जाएगा। अब आठवां और आ गया तो एवरेज एक और बढ़ गई, मतलब 53 हो गई। तो ये आपके पास कितना बना, तो ये आपके पास बनेगा 424। अब 8 बच्चों का जोड़ 424 है और 7 का 364 है। इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो ये आपके पास कितना बचेगा, तो ये आपके पास बचेगा 60। तो आठवां जो बच्चा आया है उसका जो वेट आएगा आपके पास 60 आएगा। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखो बड़ा सुंदर ये क्वेश्चन है। अब एस के अंदर क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है आपके पास ए, इससे ये बिल्डिंग कोई खड़ी है, इसका जो एंगल बन रहा है वो 30 बन रहा है। उसके बाद जैसे ही ये बी पे जाता है जो कि ए से 50 मीटर नजदीक है इस बेस के, तो यहां जाके एंगल 60 डिग्री बन जाता है। अब यहाँ पे देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि 30 और 60 के अंदर ये जो आपके पॉइंट्स हैं, इसको मान लीजिए मैंने P कह दिया, इसको Q कह दिया, ये A है ये B है। अब आपके पास रेशो क्या बनता है, देखो टेंजेंट 60 होता है √3/1 और ये आपके पास आ जाता है 2। यहाँ मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, हम शॉर्टकट में चलते, केवल आंसर निकालना यहाँ पे हमारा मकसद है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस 2 की वैल्यू आपको 50 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 25 हो गई। तो आपके पास ये कितना है √3 है, तो √3 की वैल्यू कितनी आएगी 25 √3। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो 25√3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं एक नंबर है पहले उसको 20% बढ़ा दिया, एक नंबर है पहले उसको 20% बढ़ा दिया, फिर बढ़े हुए नंबर को 30% घटा दिया और फिर से उसको हमने 50% बढ़ा दिया। तो बताओ एट द एंड आपके नंबर में कितने परसेंट का चेंज आया। जनरली ऐसा जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर हम रेशो मेथड लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरी कोशिश है कि चीजों को थोड़ा सा सिंपल रखूं। तो 100 का 20% बढ़ाओगे तो 120, 120 का 30% 36 होता है, 36 घटाओगे तो 84, 84 का 50% 42 होता है, यहाँ पे 42 बढ़ाओगे तो 126। तो आपकी जो वैल्यू 100 थी वो आपकी बढ़ करके 126 होगी। तो कुल मिलाकर के आपकी जो वैल्यू होगी वो 26% बढ़ जाएगी। दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य 120 है, एक को 25% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को 25% हानि पर बेचा जाता है। देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अगर 25% लाभ है तो 4 का आर्टिकल आप 5 का बेचोगे, और अगर आपके पास 25% लॉस है तो 4 का आर्टिकल आप 3 का बेचोगे। अब यहाँ पे दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो तो आपको दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस दोनों का कितना है 120 है। तो यहां से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। 5 की वैल्यू अगर 120 लोगे तो 1 की वैल्यू 24 होगी, 1 की वैल्यू 24 होगी तो 4 की वैल्यू 96 होगी। 3 की वैल्यू 120 लोगे तो 1 की वैल्यू 40 हुई, 1 की वैल्यू 40 लोगे तो 4 की वैल्यू 160 होगी। तो कुल मिला करके आपका जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है वो 96 और 160, यहां से 96 और यहां से 160, तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 256 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आ रहा है और सेलिंग प्राइस जो है 120 के 2 आर्टिकल बेचे हैं तो 240। तो खरीदे आपने 256 के और बेचे 240 के, तो कुल मिला के आपको लॉस हो जाएगा 16 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि एक राशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में निवेश की जाए तो 1200 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। मतलब 3 साल का जो ब्याज है वो 1200 है, और आप जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल का बराबर होता है। तो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का ब्याज 400 रुपए हो जाएगा। उसके बाद 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 840 है। अब देखो 400 400 800 कितना एक्स्ट्रा आया 40 आया। हम एक चीज जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वहां पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, इसलिए आपका 40 रुपए ज्यादा आ गया। तो ये 40 रुपए कौन आया, ये 40 रुपए आपका 400 रुपए पे ब्याज आया।
अब 40 रुपए आपका ब्याज बन रहा है 400 पे, रेट निकालना है तो गुणा में 100% कर दो। अब यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास रेट आती है 10%। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जहां पे आपका 10% है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि एक हेमिस्फेयर है, देखो ये आपके पास होता है हेमिस्फेयर और एक आपके पास है कोन, ये आपके पास होता है कोन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि दोनों की जो रेडियस है वो तो आर है, और यहाँ पे जो रेडियस है वो भी आर है, और यहाँ जो रेडियस है वो भी आर है, और यहाँ जो हाइट है वो आपकी एच है। और क्वेश्चन कह रहे हैं कि दोनों का वॉल्यूम बराबर है। अब देखो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर की 3, तो आर इंटू आर हो गया। यहाँ पे अगर वॉल्यूम निकालोगे तो कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। अब यहां से अगर हम सिंपलीफाई करें तो 3 से आपका 3 कट जाएगा, पाई से आपका पाई कट जाएगा, आर से आर और आर से आर कट जाएगा, तो एच इज इक्वल टू क्या बचा 2r बचा। तो यही चीज आपसे पूछी थी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ट्रेन का क्वेश्चन है। देखो ट्रेन जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पार करती है तो डिस्टेंस जो आता है वो ट्रेन का और ऑब्जेक्ट की लेंथ का जोड़ आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने जो ऑब्जेक्ट है वो बिना लेंथ का होता है, तो ऐसे केस में जो ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो ट्रेन की लेंथ के बराबर ही होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 180 मीटर लंबी ट्रेन है, वो एक आदमी को, देखो आदमी जो होता है वो एक नॉन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रेन ने पार किया जिसका डिस्टेंस नहीं था, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस केवल ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर चलेगी, उसको 9 सेकंड में पार कर दिया। अब 180 मीटर अगर 9 सेकंड में पार कर दिया तो स्पीड कितने की बनेगी, तो स्पीड यहाँ पे बनेगी 20 मीटर पर सेकंड की। तो 280 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में कितना टाइम लेगी, पर्सन था नॉन डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट लेकिन प्लेटफॉर्म है डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट, तो टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, तो अपनी लेंथ तो चलनी पड़ेगी, अगर सामने वाले जो ऑब्जेक्ट है वो भी लेंथ का है तो उनकी लेंथ भी मिलकर के चलनी पड़ेगी, तो कुल मिला के कितना चलना पड़ेगा, तो 460 मीटर चलना पड़ेगा। स्पीड कितने की है 20 की है, तो टाइम कितना लगेगा 460 बटा 20, यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो 23 सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 लोग हैं ए बी सी, वो इस तरह से काम कर रहे हैं, 3 मशीनें हैं, ए और बी 4 घंटे में 100 यूनिट काम करते हैं, तो 100 यूनिट 4 घंटे में करेंगे तो 1 घंटे में 25 करेंगे। बी और सी 5 घंटे में 100 यूनिट काम करते हैं, तो बी और सी 100 यूनिट अगर 5 घंटे में करेंगे तो 1 घंटे में 20 करेंगे। और जो आपका ए और सी है वो 2.5 घंटे में 40 यूनिट काम करते हैं, तो ए और सी 100 यूनिट काम करते हैं 2.5 घंटे में, तो ये 5/2 नीचे का 2 पलट के गुणा हो गया, तो यहां से आ जाएगा 40। अब देखो मुझे निकालना ये है कि जो आपकी मशीन ए है वो 100 गैजेट कितने टाइम में बनाएगी, तो इनको अगर मैं ऐड करूं तो ये आ जाएगा 2a 2b और 2c, 2 को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और अगर मैं इनके काम को जोड़ूं तो इनका जो काम है 40 60 80 और 5 85 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब ए बी सी जो काम कर रहे हैं वो 85/2 यूनिट कर रहे हैं, यानी कि आपका 42.5 कर रहे हैं। अब मुझे ये पता है एबीसी 42.5 यूनिट कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ए की चाहिए, तो ए के लिए देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी और सी कितना यूनिट करते हैं, तो 20 यूनिट करते हैं। बी और सी अगर 20 यूनिट करते हैं तो 42.5 में से अगर 20 घटाओगे तो कितना बचेगा 22.5 बचेगा, तो ये ए का काम हो गया। अब ए से हमने काम पूरा करवाना है कितना 100 यूनिट, और 1 घंटे में कितना कर रहा है 22.5, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा। अब आपके पास अगर 5 से काटोगे तो ये 9 पे और ये 4 पे कट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 40/9 घंटे इस क्वेश्चन का जो होगा आपका एक्यूरेट आंसर होगा। तो 40/9 घंटे आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि 15 20 और 25 से भाग करने पर एक नंबर है जो हमेशा 8 शेष देता है, लेकिन वो नंबर 500 से बड़ा भी है। अब देखो 15 20 और 25 इनसे भाग होने वाला छोटे से छोटा नंबर बनेगा इनका एलसीएम, जो कि आपका है 300। अब यहाँ पे जो एलसीएम है वो 300 बन रहा है, मतलब 300 भाग हो जाएगा, 300 का मल्टीपल भाग हो जाएगा। अगर आपने कोई रिमाइंडर बचाना हो तो उसमें ऐड करना पड़ता है रिमाइंडर जितना बचाना है, जैसे मुझे यहाँ पे 8 रिमाइंडर बचाना है। अगर 500 से बड़ा की कंडीशन ना लगाई होती तो 300 भाग हो रहा 8 बचाना है तो 308 मेरा उत्तर हो जाता, लेकिन 500 से बड़ा करना है तो इसी का मल्टीपल लेना है, तो 300 का 2 गुना कितना होगा 600, तो 600 पूरा भाग हो जाएगा, 8 मुझे शेष बचाना है, तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना रहेगा 608, यहाँ पे मेरा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक बाल्टी है
वो 3/8 पानी से भरी हुई है। उस बाल्टी में मौजूद पानी का 1/2 हिस्सा हमने बाहर निकाल लिया। इसके बाद बाल्टी की कुल क्षमता का 1/4 भाग हमने पानी डाल दिया और अंत में बाल्टी में जितना पानी मौजूद था उसका 1/3 हमने फिर से बाहर निकाल लिया। तो मूल बाल्टी की कुल क्षमता का कितना भाग अभी भी पानी से भरा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर जनरली हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो पॉइंट में ना जाए, वो हमें परेशान ना करे। तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन के जितनी भी क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शंस आई हुई है उन सभी के जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनकी गुणा को अपना नंबर मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन से थोड़ा सा देखूं तो 8, 4, 3 और 2 से कटने वाला नंबर तो 42 तो बनेगा नहीं, 16 भी छोटा रहेगा, 24, 48 तो बड़ा नंबर यहाँ पे 48 है। तो मैंने एक बार के लिए मान लिया, क्योंकि हम नंबर मानने के लिए आजाद होते हैं, आप कोई भी नंबर मान सकते हैं। मैंने मान लिया कि बाल्टी 48 लीटर की है, तो 48 का 3/8 पहले से भरा हुआ है। 48 का 3/8 कितना हुआ, 18 लीटर हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी जितनी कैपेसिटी है उसका 1/4, 1/4 कितना हुआ, 12 लीटर हमने ऐड कर दिया। उससे पहले हमने 1/2 हिस्सा निकाला भी है। ये मेरे पास 18 लीटर था, 1/2 हिस्सा मैंने बाहर निकाल दिया। 18 का 1/2 अगर निकालूंगा तो कितना रह गया, 9 रह गया। इसके बाद मैंने ऐड किया है 1/4 किसका, टोटल का। 48 का 1/4 कितना होगा, 12। तो इसमें मैंने 12 ऐड कर दिया तो 9 बचा था। 9 और 12 कितना हो गया, यहां तक मेरे पास 21 लीटर हो गया। लेकिन इसके बाद मैंने किया, जितना पानी मौजूद है उसका 1/3 बाहर निकाल दिया। अब 21 का 1/3 कितना होगा, 7, 7 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 14। तो सारे एक्सपेरिमेंट के बाद मेरे पास 14 लीटर पानी बचा है। स्टार्टिंग में कितना था, 48 था। तो कितना पार्ट बचा है, तो 7/24 पार्ट बचा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर बनेगा 7/24। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे कि कल्पना कीजिए आपके पास तीन एक समान घनाकार कंटेनर है, इसमें से प्रत्येक की किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को एक के ऊपर एक रखकर एक टावर बनाया गया। संरचना का बाहरी सतह एक क्षेत्रफल निकालें। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको लेकर के जनरली बच्चों के बीच में और कुछ लोगों के बीच में कंफ्यूजन है कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शंस के अंदर नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसका राइट आंसर ऑप्शंस के अंदर बिल्कुल मौजूद है। केवल क्या करना है, आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से समझना है। जनरली क्या होता है कि आपके पास कोई भी क्यूब होता है, ये मेरे पास क्यूब है। देखो क्यूब आपके पास ऐसी वस्तु है जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों डायमेंशंस बराबर होती है। अगर तीनों डायमेंशंस बराबर होते हैं तो सारे के सारे फेस भी बराबर होते हैं। तो कुल मिलाकर के क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, आपके पास कुल मिला के 6 फेस होते हैं। जैसे आपका कमरा है वो क्यूब या क्यूबॉइड की शेप का होता है। 4 दीवारें, फर्श और छत को अगर मिला दें तो कुल मिला के 6 फेस बनते हैं। तो यहाँ पे जो 6 फेस बनते हैं, 6 के 6 फेस का जो एरिया होता है वो आपके पास बराबर होता है। अब जैसे यहाँ पे साइड 10 सेंटीमीटर है तो एक फेस का जो एरिया आएगा वो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 आएगा। एक फेस का एरिया 100 बन गया। अब एक क्यूब के पास 6 फेस होते हैं तो टोटल सरफेस एरिया अगर देखोगे तो एक का अगर 100 है तो 6 का 600 बनेगा। अब आपके पास 3 क्यूब है, मान लो ये आपके 3 क्यूब हैं, इसका भी टोटल 600 है, इसका भी टोटल 600 है, इसका भी टोटल 600 है। तो कुल मिला के हमारे पास 1800 बन गया। जनरली ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि 3 मैंने जो क्यूब रखे हैं वो ऐसे रखे हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इस तरह से मैंने रखे हैं। अब देखो सरफेस एरिया जब आपको समझना हो तो आप मान लें कि आपने इस ऑब्जेक्ट को पेंट करना है। अगर ये तीनों अलग अलग रखे हुए हैं तो तीनों के 6 फेस आप पेंट कर सकते हैं। तीनों का एरिया 600 600 आएगा, टोटल एरिया 1800 आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो अब आपके पास क्या होगा, यहां पे इसका नीचे का फेस और इसका ऊपर का फेस, ये दो फेस आपस में मिल रहे हैं और इनको आप पेंट नहीं कर पाओगे। इसी तरह दो फेस यहां पे मिल रहे हैं जिनको आप पेंट नहीं कर पाओगे। मतलब इस तरह से अगर रखोगे तो कुल मिलाकर के 4 फेस कम हो जाएंगे। टोटल आपके पास 1800 था, 4 कम हो गए तो 400 कम हो गया। तो आपका आंसर आएगा 1400। अगर क्वेश्चन यहां पे देखो ऑप्शन के अंदर 1400 आपके पास नहीं है। अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि मैंने जो नई फॉर्मेशन की है वो क्यूबॉइड बनी है, तब तो आपके पास बिल्कुल ही राइट था। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर बना है और ऑप्शन के अंदर 1400 है नहीं, तो हम किसके साथ जाएंगे, ये स्ट्रक्चर आपका ऐसे भी बनाया जा सकता है। अगर मैं ये स्ट्रक्चर ऐसे बना दूं तो यहां पे देखो कोई भी फेस जो है ओवरलैपिंग नहीं हुआ, मतलब आप टोटल 1800 का 1800 एरिया जो है उसको पेंट कर सकते हैं। तो यहां पे आपका एरिया कितना बनेगा, 600, 600 और 600। तो कुल मिलाकर के आपका एरिया कितना हो गया, तो आपका एरिया होगा 1800। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर बनेगा 1800। अब देखते हैं नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो नंबर हैं ए और बी, दो नंबर ए और बी हैं, उनका जो HCF है वो 7 है
और उनका जो एलसीएम है वो 84 है। तो दिए गए ऑप्शन में बताओ ए और बी के मान कौन हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 21 और 28 इनका एचसीएफ 7 बन रहा है, एलसीएम 84 बन रहा है, बिल्कुल सही है। 28 और 42 यहाँ पे अगर हम देखें तो एचसीएफ जो है वो 14 आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपका एचसीएफ है वो तो 7 आ रहा है, लेकिन आप अगर यहाँ पे एलसीएम देखोगे तो 14 और 21 का एलसीएम 42 होता है, और 7 और 12 ऑप्शन के अंदर आएंगे नहीं, तो आपका ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। कौन सी घटना की प्रायिकता इनमें से नहीं हो सकती, तो हम जाएंगे 4 के साथ। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है मैक्सिमम 1 होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, और यहाँ पे जो 4 है वो आपका आंसर बनेगा कि प्रोबेबिलिटी 4 कभी भी नहीं हो सकती। क्वेश्चन पूछ रहा है द साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिवली। सेकंड क्वाड्रेंट देखो इस तरह से आपके 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। फर्स्ट होता है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y नेगेटिव होता है। तो प्लस दोनों के दोनों प्लस और प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन गए, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस और y क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस और प्लस यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बराबर है, इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब साइन और कोस बराबर है। साइन और कोस बराबर कहाँ पे होते हैं, 45 डिग्री पे, तो यहाँ पे 45 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से बताओ कौन सा सही नहीं है। देखो एक तो आपके पास है 2/3। मान लीजिए मैंने ए कह दिया कि ए मेरे पास 2/3 है और बी मेरे पास 5/4 है। अब यहां पे क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू है b माइनस ए। देखो पहला ही ऑप्शन जो आपका है वो गलत है, क्योंकि a माइनस बी बराबर नहीं होता है b माइनस ए के, सिवाय इस कंडीशन की कि a और b बराबर आ जाएं। तो पहले ऑप्शन आपको गलत है, तो दूसरा आपको विचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा था कि बताओ 4 में से कौन सा गलत है। अगर यहाँ पे देखो एक ऑप्शन करके हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है कि ए और बी का रेशो 5 और 7 है, बी और सी का 8 और 9 है। ए और सी का बताओ। ए और बी का जो रेशो है वो 5 और 7 है, ए और सी का जो रेशो है वो 8 और 9 है। अब देखो इसके अगर मैं सीधी गुणा कर दूं तो सीधी गुणा करने से आपके पास हमेशा पहले और आखिरी का रेशो आता है, तो पहला ए है आखिरी सी है, तो ए से सी आ जाएगा। 5 गुणा 8 अगर मैं करूंगा तो 40, 9 गुणा 7 अगर मैं करूंगा तो 63। तो यहाँ पे जो मेरा रेशो बनेगा वो 40 और 63 का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे तक चलती है, फिर अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है और 3 घंटे के लिए यात्रा करती है। कुल यात्रा जो दूरी है वो 370 किलोमीटर है, तो ट्रेन की प्रारंभिक गति बताओ। तो x की अगर स्पीड थी तो 2 घंटे चलती है, फिर उसने स्पीड को 10 कम कर दिया, अब 3 घंटे चलती है, और कुल मिलाकर के वो जो डिस्टेंस चल रही है वो चल रही है 370 किलोमीटर। तो यहां से देखो ये 2x बन गया और ये आपका 3x माइनस 30 बन गया और ये 370 बन गया। तो 3 और 2 5x हो गया, ये 30 उधर जाके प्लस का होगा तो कितना आ जाएगा 400। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 400 का 5 से भाग कर देंगे तो x की वैल्यू 80 आएगी। तो x ही तो पहले की स्पीड थी, तो पहले की स्पीड आपके पास कितनी आएगी 80 किलोमीटर पर आवर आएगी। ए और बी दो नंबर्स हैं जिनका एज जो है, एज का सम जो है वो 72 साल है और इनका रेशो जो है वो 23 और 13 का है। देखो रेशो का अगर हम सम करें तो 36 आ रहा है, वैल्यू का सम देखें तो 72 आ रहा है, इसका मतलब 36 की वैल्यू 72 है, तो 1 की 2 है। मेरे से क्या पूछा, बी की एज पूछी तो 13 की वैल्यू पूछी, तो 13 की वैल्यू कितनी आएगी 26 आएगी। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा वो 26 साल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य 3000 है, 40% छूट पे बेची जाती है, यदि दुकानदार को लागत मूल्य पर 10% हानि होती है। देखो 3000 रुपए मार्केट प्राइस है, 40% छूट दे दी तो इसका मतलब 100% पे बेची जाती है, सेलिंग प्राइस बन गया। और दुकानदार क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस का मुझे 10% हानि हुई, मतलब कॉस्ट प्राइस का तो 10% हानि है, कॉस्ट प्राइस का तो 90% जो है वो आपका सेलिंग प्राइस है, और 3000 मार्केट प्राइस का 40% डिस्काउंट के बाद 60% सेलिंग प्राइस है। दोनों के दोनों सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इनको बराबर ले लिया। अब यहां से हम देखें तो 100 से आपका 100 कट जाएगा, 30 से काटोगे तो 2 पे और इधर आपका ये 3 पे कट जाएगा, 3 से अगर काटोगे तो 1000 पे कट जाएगा, तो उधर कौन बचा कॉस्ट प्राइस, इधर कौन बचा 2000। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस रहेगा वो कितना रहेगा 2000 रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 0.3 या कि 3/10 का क्यूब बताओ। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 10 का क्यूब कितना होता है 1000,
तो 0.027, तो 0.027 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग 11 है। अगर अंकों को पलट दिया जाए तो वास्तविक संख्या से नई संख्या 9 ज्यादा प्राप्त होती है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो अंकों का योग कितना है, 11 है, तो यहाँ कितना बन रहा है 11, यहाँ कितना बन रहा है 14, यहाँ कितना बन रहा है 9, यहाँ कितना बन रहा है 9, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, ए ऑप्शन मेरा यहाँ पे आंसर हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पहली 40 प्राकृतिक संख्या को औसत ज्ञात करो। तो नेचुरल नंबर का जो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है वो n+1/2 होता है। तो n पहली 40 है तो 40 + 2 41, 41 को 2 से भाग करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 20.5 आएगा। तो यहाँ पे जो आपकी एवरेज रहेगी वो 20.5 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताओ एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या संबंध होता है। एचसीएफ और एलसीएम का जोड़ दोनों नंबर के जोड़ के बराबर नहीं होता। एचसीएफ और एलसीएम की गुणा जोड़ के बराबर नहीं होती। एचसीएफ और एलसीएम की गुणा जो होती है वो आपके नंबर की गुणा के बराबर होती है। देखो दो नंबर अगर n1, यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम की बेसिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया हुआ है, दो नंबर अगर n1 और n2 है तो इनकी गुणा बराबर होती है इनके एचसीएफ और एलसीएम की। तो यहाँ पे यही कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन जो होगा वो सी आपका आंसर बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल का रेशो है 3, 4, 4 और 7। देखो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो जोड़ होता है वो 360 होता है। अब रेशो 3, 4, 4 और 7 बन रहा है तो रेशो के अंदर जोड़ कितना बन रहा है, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18। रेशो के अंदर जोड़ 18 बन रहा है, कायदे से जोड़ 360 होता है। 18 रेशो की वैल्यू 360 लोगे तो एक रेशो की वैल्यू 20 आएगी। अब एक की 20 आएगी तो आपसे क्या पूछा, सबसे छोटा एंगल बताओ, तो सबसे छोटा एंगल कितना आएगा, 60 आएगा, तो 60 डिग्री यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आनंद है, एक दीपक है, उन्होंने 22,500 रुपए और 35,000 रुपए लगा करके कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और साल के एंड में 13,800 के कुल लाभ में से दीपक का हिस्सा ज्ञात करो। देखो जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है तो पार्टनरशिप के अंदर जो आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है उस रेशो में आपने प्रॉफिट को डिवाइड करना है। लेकिन अगर आपके पास दोनों का टाइम सेम है तो कैपिटल का रेशो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनता है। तो ये कैपिटल है इनकी, कैपिटल का रेशो देखो क्या बन रहा है, 0 से 0 और 0 से 0 काट दो। अगर हम 5 से काटते हैं तो ये 45 आ जाएगा और 5 से काटते हैं तो ये 70 आ जाएगा, फिर 5 से काटते हैं तो ये 9 आ जाएगा और फिर 5 से काटते हैं तो 14 आ जाएगा। मतलब ए और डी की कैपिटल का जो रेशो बन रहा है वो 9 और 14 बन रहा है, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कितना बनेगा, 9 और 14 बनेगा। मतलब 9 और 14 का जोड़ हुआ 23। अगर टोटल प्रॉफिट 23 रुपए होगा तो यहाँ पे जो आनंद है आपका उसको 9 रुपए मिलेंगे, दीपक को 14 रुपए मिलेंगे। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि टोटल जो प्रॉफिट है वो 13,800 है। अब 23 की वैल्यू अगर 13,800 लेंगे तो एक की वैल्यू जो होगी वो आपके पास 600 आ जाएगी। और मेरे से क्या पूछा, दीपक का हिस्सा पूछा, तो दीपक का हिस्सा जो होगा वो 14 रेशो की वैल्यू 8400। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 8400। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। आदमी और बॉयज, देखो दिनों को गुणा कर दो, 10 गुणा 6 60 आदमी हो गए, 10 गुणा 8 80 लड़के हो गए। उसके बाद 25 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो 26 गुणा 2 कितना, 52 आदमी हुए और 48 गुणा 2 कितना, 96 लड़के हुए। यहाँ कितने का अंतर है, 8 आदमियों का। यहाँ कितने का अंतर है, 16 लड़कों का। मतलब 8 आदमी और 16 लड़कों का जो काम है वो बराबर है। अब यहाँ पे देखो 8 आदमी और 16 लड़कों का अगर काम बराबर है तो इसको क्रॉस पे लोगे तो 16 और 8 2 और 1 आएगा। मतलब आदमी अगर 2 इकाई करता है तो बच्चा 1 इकाई काम करता है। अब टोटल वर्क आपका कितना है, देखो 60 आदमी और 80 बच्चे लगते हैं तब काम पूरा होता है। एक आदमी 2 यूनिट करता है तो 120 और 80, ये टोटल काम कितना हो गया, 120 और 80 200। अब ये काम आपने किससे करवाना है, 15 आदमी और 20 लड़कों से करवाना है। तो 15 दूनी 30 और 20 गुणा 1 20, 30 और 20 कितना, आपने 50 यूनिट काम पे लगा दी। तो कितने दिन इनको लगेंगे, तो 4 दिन लगेंगे। तो 4 दिन यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार परीक्षा में उम्मीदवार ने 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया। देखो फेल होने का मतलब कमी रहेगी, 20% तो ले लिए लेकिन 30 की कमी रहेगी, 30 और आ जाते तो पास हो जाता। और दूसरा उम्मीदवार 32% नंबर लेता है और वो पास से 42 ज्यादा ले जाता है, मतलब 32% में से 42 घटा दे तो भी पास आ जाएगा। ये दोनों पास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है,
12% का मतलब ये इधर जाएगा तो 12%, ये इधर आएगा तो प्लस का, तो ये आपके पास हो जाएगा 72। 12% की वैल्यू 72 आएगी तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 6, और टोटल जहां पे भी आपके पास लगा होता है वो 100% होता है। अब 1% की वैल्यू अगर 6 बन रही है तो 100% की वैल्यू कितनी बनेगी 600 बनेगी। तो यहाँ पे आपके जो टोटल मार्क्स आएंगे वो 600 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण एक सीधी रेखा बनाएगा। देखो आपके पास जो लीनियर इक्वेशन होती है वो आपके पास एक रेखा बनाती है, बाकी जो इक्वेशंस होते हैं वो कर्व बनाती हैं। और लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब जहां पे एक्स और वाई की जो पावर होती है वो एक होती है, वहां जो आपके पास सीधी लाइन बनती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जहां पे पावर एक है तो यहाँ पे सीधी लाइन बनेगी। अगर आप ऑप्शन ए को और ऑप्शन सी को देखोगे तो यहाँ पे सीधी लाइन नहीं बनेगी, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन कह रहे हैं द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कॉमन डिफरेंस बताओ। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, जब आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हो तभी तो आता है। तो सेकंड टर्म कौन है, 1 माइनस पी बाई पी। फर्स्ट टर्म कौन है, 1 बाई पी। माइनस करोगे तो पी, तो 1 माइनस पी और -1, इससे ये कट गया तो माइनस पी बाई में पी काटोगे तो आपके पास कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पे आपका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो आपका -1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार 2000 रुपए किसी वस्तु पे अंकित करता है, फिर 15% और 10% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स देता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब पहले तो वैल्यू को 15% घटा दिया, घटाई हुई वैल्यू को 10% घटा दिया, तब आपके पास सेलिंग प्राइस बनेगा। ये आपके पास है मार्केट प्राइस। 2000 को अगर आप 15% घटाओगे तो 2000 का 15% 300 होता है, घटाया तो कितना बन गया, 1700 बन गया। अब 1700 का 10% कितना होता है, 170 होता है। अब 1700 में से 170 अगर घटाओगे तो कितना बचेगा, 1530 बचेगा। तो यहाँ पे आपका जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो 1530 बनेगा। देखो 2000 में से 15% पहले माइनस करेगा, 2000 का 15% 300 होगा, 300 माइनस किया तो 1700 बन गया। अब 1700 का 10% 170 होता है, 1700 में से 170 घटाएगा तो 1530 बनेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 1530। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 की पावर 2 है, उसकी सर्ड 3 है और उसकी सर्ड 4 है। देखो पावर की पावर गुणा होती है तो सर्ड की सर्ड भी गुणा होती है, तो 2 की पावर 2 और उसकी सर्ड 4 गुणा 3 12 बन गई। आपके पास कभी भी अगर ऐसे आ जाए कि पावर भी साथ में है सर्ड भी साथ में है तो ये बनता है पावर ऊपर और सर्ड नीचे। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 और नीचे 12, तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर 1/6। तो 2 की पावर 1/6 आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है। देखो नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है वैल्यू उतनी छोटी होती है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर कौन आएगा, -3। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इनमें से सबसे कम वैल्यू किसकी है, तो -3 की है। निम्नलिखित तालिका में 5 वर्षों में एक शहर की जनसंख्या दर्शाती है। 2016 से 2020 तक जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। 2016 में कितनी थी, 1.5। 20 में कितनी होगी, 2.7। 2.7 होगी, पहले कितनी थी, 1.5 थी। तो आपके पास कितना आएगा, 1.2 मिलियन। तो 1.2 मिलियन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में। 12 और 18 से कटने वाला नंबर 36, मैंने इनका एलसीएम ले लिया, मतलब टोटल वर्क मान लिया। अब 36 इकाई काम अगर ये 12 दिन में करता है तो एक दिन में 3 करेगा, ये 18 में करता है तो एक दिन में 2 करेगा। और ए और बी को मिलके लगाओगे तो एक दिन में 5 कर देंगे, करना कितना है, 36। तो 36/5 यानी कि 7/2 दिन लगेंगे। अगर ये मिलकर के करेंगे तो इनको काम पूरा करने में लगेंगे 7.2 डेज। सिंप्लीफाई करना है, 10 माइनस में 2 गुणा 3 कितना हुआ, 6 प्लस में 8 गुणा में भाग का मतलब 1/2, तो ये कट गया 4 से। तो 10 माइनस 6 प्लस 4, 10 और 4 14, 14 में से 6 घटेगा तो आपके पास कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 आपका आंसर रहेगा। समानांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। देखो पैरेललोग्राम जिसमें ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होती हैं उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बी सी के। अब पहला क्वेश्चन क्या करे, विपरीत कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कोई भी पैरेललोग्राम हो तो ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं।
दूसरा कह रहे हैं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि जहां पे डायगोनल काट रहे हैं ओ ए सी और बी डी का मिड पॉइंट है तो बिल्कुल होता है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं बराबर होती हैं ऑपोजिट साइड, विपरीत भुजाएं बराबर होते हैं तो बिल्कुल होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऑपोजिट एंगल आर बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल, मतलब कि ये जो एंगल है ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जो डायगोनल होता है एंगल बाइसेक्टर होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर का काम नहीं करता। तो यहाँ पे चौथा जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है ये आपकी गलत है, तो आपका आंसर यही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कौन सा सही नहीं है। क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू है -27 का क्यूब रूट। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -27, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -3। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो -3 रहेगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति एक घड़ी को 450 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे। देखो मान लो 100 रुपए की चीज है, अगर 10% हानि हुई तो पहले आप 90 की बेच रहे हो। अब 10% अगर आपको लाभ लेना है तो अब आप 110 की बेचोगे, मतलब पहले आप 90 की बेच रहे थे अब 110 बेच दो तो 10% की हानि 10% के लाभ में बदल जाती है। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 90 की नहीं बेच रहे थे 450 की बेच रहे थे, तो कितने गुना हुआ, 5 गुना हुआ, तो 110 का 5 गुना करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 550 आएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो 550 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 घंटे में 120 किलोमीटर की यात्रा करता है, यदि वो अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। 120 किलोमीटर अगर 4 घंटे में जा रहा है, इसका मतलब जो स्पीड है वो 30 की है। अब 10 अगर बढ़ा देगा तो नई स्पीड कितने की हो जाएगी, 40 की हो जाएगी। और दूरी कितनी तय करनी है, उतनी ही दूरी तय करनी है। तो 120 किलोमीटर अगर 40 से जाएगा तो उसको कितनी देर लगेगी, 3 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो 3 घंटे रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक व्यवसाय में 3 और 5 के अनुपात में निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में उन्हें 40,000 रुपए का लाभ होता है, लाभ में एक का हिस्सा ज्ञात करो। देखो जो आपके पास पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, जो उनकी कैपिटल का रेशो होता है वही रेशो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाता है। अगर टाइम सेम हो तो यहाँ पे टाइम का कोई जिक्र नहीं है। तो ए और बी की कैपिटल का रेशो कितना है, 3 और 5, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कितना होगा, 3 और 5। अब ए को 3 रुपए देंगे, बी को 5 रुपए देंगे, अगर 8 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो जबकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 40,000 का हो रहा है। अब 8 की वैल्यू 40,000 लेंगे तो एक की वैल्यू 5,000 आएगी। मेरे से किसका हिस्सा पूछा, तो ए का हिस्सा पूछा, तो एक की वैल्यू 5,000 होगी, तो 3 की वैल्यू 15,000 होगी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो 15,000 रहेगा। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि एक वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है और बाद में नए वेतन का 20% काट दिया जाता है। यदि अंतिम वेतन 12,000 है तो बताओ वास्तविक वेतन क्या था। देखो किसी वेतन को पहले तो आपने 25% बढ़ाया और बढ़ी हुई वैल्यू को आपने 20% घटा दिया। मान लो यहाँ पे 100 था, 25% बढ़ाओगे तो 125 हो गया। अब 125 का 20% 25 ही तो बनता है, वापिस से अगर 25% घटाओगे, 20% घटाओगे, जो कि 125 का 20% 25 बनता है, तो वापिस से आपके पास 100 बन गया। इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में 100 थी तो एंड में भी 100 है। अब क्वेश्चन कह रहे कि एंड में 12,000 है। अब एंड में अगर 12,000 है तो स्टार्टिंग में भी कितनी थी, 12,000 ही थी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 12,000 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 90 इंटू कॉस 0। देखो साइन 90 पे एक होता है, कॉस 0 पे एक होता है, और 1 गुणा 1 होता है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कमरे के जो डायमेंशंस है वो 40, 25 और 10 है, मतलब क्यूबॉइड की शेप है। इसे 1.25 और 1 मीटर के डायमेंशन वाले घनाकार बॉक्सों में भरा जाता है, तो कितने भरे जाएंगे। तो देखो बड़े के वॉल्यूम को छोटे के वॉल्यूम से भाग करना है, तो ये 40 गुणा में 25 गुणा में 10। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट होता है, और ये आपके पास 2 गुणा में 1.25, इसका पॉइंट हटाओगे तो ये 100 से गुणा हो गया और गुणा में 1। अब 25 से काटोगे 5 पे, 5 दूनी 10 से 10 कट गया, 40 गुणा 100 बचा, तो 40 गुणा 100 आपके पास कितना आएगा, 4,000 आएगा। तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे 4,000। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2/11 को डेसिमल में बताओ। तो 2/11, 2 गुणा 1/11, तो 1/11 जो होता है वो आपके पास 0.090909 ये होता है। 2 से गुणा करोगे तो 0.181818 हो जाएगा, और 0.18 का बार इसको आप कह सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो 0.18 और बोथ पे बार रहेगा। आपके पास प्रिंसिपल है 8,000 रुपए।
इफ रुपीज 8,000 इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट गिव्स 1261 एज इंटरेस्ट आफ्टर 3 years। मतलब कि प्रिंसिपल आपके पास 8,000 है और इसमें अगर 1261 का इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो अमाउंट हो जाएगी 9,261। तो कुल मिलाकर के 8,000 रुपए 9,261 हो गए 3 साल के अंदर। अब आपको रेट निकालने, देखो 3 साल है तो इसका क्यूब रूट कर दो, तो इसका क्यूब रूट 20 आएगा और इसका क्यूब रूट 21 आएगा। मतलब एक साल में जो रेशो बनेगा वो 20 से 21 का बनेगा। मतलब वैल्यू एक बढ़ी है कितने पे, 20 पे, तो 100 पे कितनी बढ़ेगी, तो आपके पास रेट जो आएगी वो यहाँ पे आएगी 5% की। तो ये 5% यहाँ पे आपका आंसर आएगा। ए और बी का रेशो है, ए और बी का रेशो है 3:2। उसके बाद बी और सी का रेशो है 3:5। ए बी सी का रेशो बताना है। देखो यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ भी 3 ले लो, यहाँ 2 है तो 2 ले लो, गुणा कर दो, 3 गुणा 3 9, 2 गुणा 3 6, 5 गुणा 10, तो 9 6 और 10 जो होगा वो ए बी सी का रेशो होगा। तो 9 6 10 यानी कि सी आपका ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। एक टावर की छाया की लंबाई 20 मीटर लंबी है और सूर्य का जो उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण आएगा 30 डिग्री होता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखो ये टावर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। जो आपके पास BC मैंने लिखा है इसी को बोला जाता है लेंथ ऑफ शैडो, परछाई की लंबाई। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। अब यहाँ पे देखो 30 डिग्री टेंजेंट 30 पे होता है 1/√3, तो 1√3 और 2 ये आपका रेशो बनेगा। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या दिया हुआ है कि छाया की लंबाई 20 मीटर है, जबकि यहाँ तो √3 आ रहा है, तो √3 की वैल्यू 20 मीटर है और आपसे पूछा क्या टावर की हाइट, मतलब कि √3 की वैल्यू 20 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक की वैल्यू 20/√3 आएगी। तो ये कितना आएगा 20/√3। तो ये 20/√3 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन को एक पुल पार करने में 30 सेकंड लगते हैं। अब देखो 30 सेकंड में पुल पार किया है, वो सेकंड है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो 90 को अगर आप 5/18 से गुणा करोगे तो ये 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब 25 मीटर पर सेकंड है और टाइम 30 सेकंड है, तो डिस्टेंस कितना आएगा 750 मीटर। मतलब ट्रेन ने जब पुल को पार किया तो टोटल डिस्टेंस चला गया वो 750 मीटर है। और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है खंबे को पार कर दिया 18 सेकंड में, स्पीड तो वही 25 की थी लेकिन 18 सेकंड में खंबे को पार कर दिया। 25 गुणा 18 अगर हम करेंगे तो ये मेरे पास कितना आएगा 450। तो मतलब कि जब ट्रेन पुल को पार कर रही है तो 750 चल रही है, मतलब ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई 750 है। और ट्रेन जब खंबे को पार कर रही है मतलब अपनी लंबाई को पार करे तब वो 400 है, 450 है। अब 750 में से 400 अगर घटाओगे तो 750 में से 450 अगर घटाओगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो कितना होगा 300 होगा। देखो एक बार कैलकुलेशन चेक कर देते हैं। 25 गुणा 3 750, 18 5 90 0 9 36 9 45, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 300 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गिवन द टेबल बिलो विच डिपार्टमेंट हैज द लोएस्ट प्रॉफिट पर एम्प्लॉई। अब देखो एम्प्लॉई 20 हैं और ये प्रॉफिट है इनका। अब 20 एम्प्लॉई का प्रॉफिट अगर आपके पास 20 एम्प्लॉइज का प्रॉफिट अगर आपके पास 40 है तो एक एम्प्लॉय का कितना हुआ 2 हुआ। 80 का 70 है तो एक का 70/80 मतलब 0.875 बनेगा। 50/50 मतलब 1 बनेगा और 30/60 मतलब 0.5 बनेगा। तो सबसे कम प्रॉफिट कौन हो रहा है, लास्ट वाला, और लास्ट वाला कौन है सेल्स। तो सबसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि किस विभाग में प्रति कर्मचारी लाभ सबसे कम है, तो सबसे कम किसके अंदर है, सेल्स के अंदर है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो सेल्स बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x दिया है y दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² प्लस y²। देखो अगर मैं x प्लस वाई करता हूं तो √3 प्लस √2 y में √3 माइनस √2 प्लस में √3 माइनस √2 y में √3 प्लस √2। अब यहाँ नीचे एलसीएम क्या आएगा √3 माइनस √2 और ये क्या आएगा √3 प्लस √2। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, प्लस में इसको इससे गुणा करेंगे तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो मेरे पास x प्लस वाई बन क्या रहा है, ये मेरे पास बन रहा है a प्लस बी का स्क्वायर जो कि होता है a² प्लस b² प्लस में 2ab। मतलब ये मेरे पास बनेगा 3 प्लस में 2
इसको मैं इधर कर देता हूं, √3 प्लस √2 का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये मेरे पास बनेगा। तो ये बन गया 5 प्लस 2√6 प्लस में इसका जब आप स्क्वायर करोगे √3 माइनस √2 मतलब a माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो ये मेरे पास बनेगा 5 माइनस में 2√6। अब यहां पे x प्लस वाई मेरे पास कितना आया, तो x प्लस वाई मेरे पास इससे ये कट जाएगा तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। लेकिन मुझे x प्लस वाई थोड़ी ना बताना है, मुझे तो क्या बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना है। बोथ साइड अगर स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy बराबर में 100 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर को तो बताना ही है। अब यहां से देखो, अगर मैं x और y की गुणा करता हूं तो इसकी गुणा आती है 1 और इसकी गुणा 1 आएगी, तो यहाँ 2 बन गया तो बराबर में 100। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मेरे पास कितना आएगा, 100 में से 2 घटेगा तो 98। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर बनेगा वो 98 बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि किसान के अपने खेत में देखता है कि कुछ मुर्गियां हैं, चिकन्स है और कुछ गाय काउस हैं। वह कुल 30 सिर हैं और 74 पैर है। ये मानते हुए कि हर जानवर का एक ही सिर है, तो किसान के पास कितनी मुर्गियां हैं। अब देखो टोटल जानवर जो है वो 30 हैं और एक जानवर के टोटल जो सिर है वो 30 है, एक जानवर के पास एक ही सिर है, इसका मतलब टोटल जानवर 30 हैं। अब इसके अंदर कुछ तो आपके पास है काऊ जिसके पास टांगे होती है 4 और कुछ आपके पास है चिकन मुर्गियां जिसके पास टांगे होती है 2। तो इसके पास 4 टांगे मतलब 2 से 2 ज्यादा हैं। एक बार के लिए अगर मैं सारे जानवर 2 टांगों के मान लूं तो 30 जानवर हैं 2 टांगों के, तो 60 टांगे आनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन आपको कितनी टांगे बता रहा है, 74 टांगे बता रहा है। कितनी टांगे एक्स्ट्रा आ रही है, 14 टांगे एक्स्ट्रा आ रही है। अब 14 टांगे एक्स्ट्रा आएंगी कहां से, एक काऊ के पास 2 एक्स्ट्रा टांगे जो आपने कैलकुलेशन में नहीं ली। अब एक काऊ के पास 2 हैं तो इसका मतलब काऊ कितनी है, 7 है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन गाय पूछता तो 7 होती, लेकिन टोटल जानवर 30 है, उसमें से अगर गाय 7 है तो बचा कितना, 23। तो 23 आपके पास क्या होगा, वो चिकन होगा यानी कि मुर्गियां होंगी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो 23 बनेगा। यहाँ पे मुर्गियां ही पूछी थी ना, कितनी मुर्गियां हैं। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि भाई इसको सिंप्लीफाई करके बताओ। देखो 32/10 गुणा में 15/10, एक तो ये है। उसके बाद प्लस में 6.72 और नीचे 0.8 और माइनस में 2.1 का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास होता क्या है भाई, इसको गुणा करोगे तो 15 दूनी 30, 0 3 15 या 45 और 3 कितना हो गया 48, 10 गुणा 200 मतलब 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो ये कितना हो गया 4.8 हो गया। अब देखो कभी भी अगर आपके पास ऊपर 2 है डेसिमल के बाद नीचे 1 है तो जितने जहां पे कम होते हैं उतनी जीरो लगा के आप गुणा कर सकते हैं, उसके बाद पॉइंट हट जाता है। मतलब कि इसको मैं देखो ऐसे कर सकता था कि ये 6.72 है, 0.8 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 कर लो। अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट बराबर कर लें तो पॉइंट हटा सकते हैं, मतलब आप इसको 672/80 कह सकते हैं। अब इसको अगर मैं 8 से काट दूं तो 8 से काटोगे तो 8 8 64, 8 चौक 32, मतलब ये मेरे पास कितना आएगा 8.4 आएगा। तो ये मेरे पास जो बना 0.8 प्लस में 8.4 और माइनस में 2.1 मतलब 21/10, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, मतलब माइनस में क्या आएगा 4.41। अब मेरे पास क्या बन गया देखो, 4 8 और 4 12 है, 2 1 8 और 4 12 है, मतलब 13.2 बन गया। अब 13.2 में से 4.41 घटाना है तो 13.2 माइनस 4.41, तो 10 में से 1 घटा 9, तो 11 में से 4 घटा 7, तो 12 में से 4 घटा 8, तो 8.79। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर बनेगा वो 8.79 बनेगा। एक व्यापारी 2000 मूल्य की एक वस्तु 20% और x% की छूट देता है और अंतिम विक्रय मूल्य 1280 है। मतलब 2000 था, एक छूट तो क्वेश्चन कह ही रहा है कि 20% की दी, दूसरी छूट जो है वो x% की दी और फाइनली आपके पास कितना हो गया 1280 हो गया। अब देखो एक तो दे ही रखा है,
भाई 2000 का 20% कितना हुआ, 400, 400 छूट मिलेगी तो कितना बना, 1600। अब 1600 से 1280 हुआ है तो कितना कम हुआ, 320 कम हुआ। अब 320 जो है वो 1600 का कितने परसेंट है, 1600 से अगर 1280 हुआ तो 320 ही कम हुआ ना, तो 320 1600 का कितने परसेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 16 दूनी 32, तो कितने परसेंट आएगा, 20% आएगा। तो x की जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास कितनी बनेगी, 20% बनेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ए ने 8 महीने के लिए 5000, बी ने 6 महीने के लिए 80,000 निवेश किए और ए और बी का लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करें। देखो जब तो आपके पास टाइम सेम होता है तब तो आपका जो कैपिटल का रेशो होता है वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम अलग अलग हो तो कैपिटल और टाइम की गुणा से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनता है। तो मेरे पास एक ए है, एक मेरे पास बी है। अगर कैपिटल की बात करूं तो ए ने लगाए हैं 50,000 और बी ने लगाए हैं 80,000। उसके बाद ए ने, जो अगर मैं टाइम की बात करूं तो ए का जो टाइम है 8 महीने है और बी का जो टाइम है वो 6 महीने है। अब इन दोनों को मैंने गुणा करना, और गुणा करने से पहले देखो ये दो रो आपकी बन रही है, ये अगर आपस में कट रही हैं तो इनको आप काट भी सकते हो। 4 जीरो से 4 जीरो, 8 से 8 कट गया, तो काटने के बाद कौन बचा, 5:6। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा, लाभ विभाजन अनुपात जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 5 और 6 का बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या करे, एक निर्माता एक दुकानदार को एक वस्तु उसके लागत मूल्य के 25% लाभ पर बेचता है। मतलब यहां पे आपके पास एक मैन्युफैक्चरर है, वो 25% अपना लाभ लेकर के किसी वस्तु को बेच देता है, ठीक है। फिर जो आपके पास जो भी उसको खरीद रहा है, शॉपकीपर को बेच रहा है ये। अब शॉपकीपर किसको बेच रहा है, कस्टमर को। कस्टमर को कितने की बेच रहा है, 500 की। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लागत मूल्य के 25% लाभ पर बेचता है, फिर दुकानदार उस वस्तु को ग्राहक को 500 रुपए में बेचता है, जिससे उसे विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है। जो आपके पास ये सेलर था, इसने 20% कमा लिया, किसका, विक्रय मूल्य का। बेची कितने की, 500, 500 का 20% कमाया। 500 का 20% कितना होता है, 100। मतलब 500 की बेची, 100 कमाई, तो कितने की खरीदी, 400 की खरीदी। अब इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरर था उसने 400 की बेची और 25% लाभ कमाया। 25% लाभ का मतलब होता है 4 की वस्तु 5 की बेचना। अब इस 5 की वैल्यू अगर हम 400 लेंगे तो 1 की वैल्यू 80 आएगी, 1 की वैल्यू अगर 80 आएगी तो 4 की वैल्यू 320 आएगी। तो आपके पास जो मैन्युफैक्चरर था उसने कितने में खरीदी थी, तो उसने 320 में खरीदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक मशीन प्रत्येक 2.5 मिनट में 1 यूनिट प्रोड्यूस करती है। 2.5 मिनट में 1 यूनिट प्रोड्यूस करती है। अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो इसका मतलब 5 मिनट के अंदर 2.5 मिनट में 1 यूनिट बनाती है। 2 से गुणा कर दूं तो 5 मिनट में 2 यूनिट बनाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 घंटे के बाद उसकी जो एफिशिएंसी वो 10% घट जाती है, तो 5 घंटे की शिफ्ट में कितने यूनिट का प्रोडक्शन करेगी। अब देखो 5 मिनट में अगर 2 यूनिट कर रही है तो 1 घंटे में देखो 12 गुना बन गया, तो इसका 12 गुना करोगे तो कितने यूनिट हो गया, 24 यूनिट हो गया। और कितनी आपके पास 24 यूनिट हो गया, और कितनी देर में हो गया, 1 घंटे में हो गया। मतलब 1 घंटे में 24 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, तो 2 घंटे तो इसी पेज से चलेगी। अब 24 के हिसाब से 2 घंटे के अंदर 48 यूनिट तो यहां प्रोड्यूस कर देगी। अब 1 घंटे में 24 बना रही थी, 2 घंटे के बाद 10% कम हो जाएगा। मतलब इस 24 का 10% कम हो जाएगा तो 90% रह जाएगा। 1 घंटे में इतना प्रोड्यूस करेगी, और घंटे कितने हैं, 3, क्योंकि 2 के बाद टोटल 5 घंटे थे, 3 घंटे तो और भी बच रहे हैं। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये मेरा कितना बन रहा है, तो 24 गुणा 3 72, 72 गुणा 9 और नीचे 10, तो 9 दूनी 18, 8 1 9 7 63 और 1 64 और 10 नीचे है तो 64.8। तो पहले 2 घंटे में 48 यूनिट प्रोड्यूस करेगी, अगले 3 घंटे में 64.8 करेगी। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो 64.8 और 48 मेरा कितना बन रहा है, तो ये 8 हो गया, ये 8 और 4 12 है, 2 1 कैरी करेगा, 6 4 10 और 1 11 है, तो 112.8 जो होगा वो यहाँ पे मेरा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 मीटर त्रिज्या और 24 मीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया है। यदि कपड़े की लागत 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो इसे बाहर से ढकने की कुल लागत ज्ञात करें। देखो आपके पास ये कौन है, ये शंकु है,
इसके अंदर ये रेडियस होती है, ये हाइट होती है और स्लैंट हाइट होती है एल, और यहाँ पे बनती है राइट एंगल ट्रायंगल। और इसके अंदर जो ये एरिया होता है इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, सी एस से, और ये किसके बराबर होता है, ये पाई आर एल के बराबर होता है। अब क्वेश्चन ने मुझे क्या कहा, क्वेश्चन ने मुझे कहा कि भाई ये रेडियस तो होगी मेरे पास कितनी, 7 मीटर, और ये जो हाइट है ये 24 मीटर होगी, और मुझे बाहर का एरिया निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे जो ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इस पे पाइथागोरस लगाऊंगा तो ए बी की वैल्यू 25 आ जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि एल की वैल्यू 25 बन गई। अब मेरे पास एरिया कितना बनेगा, तो एरिया बनेगा पाई आर और एल, तो इससे ये काटेंगे तो एरिया आएगा 550 मीटर स्क्वायर। तो टोटल मुझे जो कपड़ा लगाना है वो एरिया आ रहा है 550 मीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मीटर वर्ग मीटर पे स्क्वायर मीटर पे 10 रुपए लगते हैं। अब 550 हमारा टोटल एरिया है और 1 पे 10 रुपए लगते हैं, तो टोटल मेरे पास जो खर्च आएगा वो कितने का आएगा, 5500 का आएगा। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर बनेगा वो 5500 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% कम अंक प्राप्त किए, सी के 80 अंक आए, तो ए के अंक कितने हैं। देखो, ए ने बी से 20% ज्यादा नंबर लिए, ठीक है। उसके बाद बी ने सी से 25% कम लिए, बी ने जो है वो सी से 25% कम लिए। यदि सी के 80 अंक आए, जो सी हमारा है इसके 80 नंबर है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए के नंबर कितने हैं। अब देखो यहां पे अगर 80 का 25% निकालोगे 20 आएगा, 20 घटेगा तो ये 60 बना, ये 60 का 20%, 60 का 20% 12, 12 बढ़ाओगे तो 72 बना। तो आपके पास जो ए है उसके कितने नंबर आएंगे, तो उसके जो नंबर आएंगे वो 72 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3a बराबर है 2b बराबर है 4c, और मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि ए बी सी का रेशो क्या बनेगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में रेशो निकालना बड़ा आसान है, जिसका रेशो निकालना है उसके साथ लगे नंबर को छोड़ दो, बाकी दोनों की गुणा कर दो। 4 गुणा 2 कितना होगा 8, तो ए की वैल्यू 8, 3 गुणा 4 बी की वैल्यू 12, 3 गुणा 2 सी की वैल्यू 6। अब ये 2 से कट रहे हैं, 2 से काटोगे तो 4 6 और 3, तो यहाँ पे तुम्हारा जो रेशो बनेगा वो 4 6 और 3 का बनेगा, तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, तो ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। देखो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 29 है, ए बी कितना है 10 है, तो 10 गुणा 2 कितना हुआ 20। तो ए प्लस बी का स्क्वायर कितना हुआ 49, तो a प्लस बी क्या आएगा 49 का रूट, तो कितना बनेगा +-7 बनेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा +-7। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में कौन सा संबंध गलत है। देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से कट जाए, मतलब एलसीएम या तो बड़े वाला नंबर होगा या उससे भी बड़ा होगा। एचसीएफ क्या होता है, ऐसा छोटे छोटा नंबर जिससे आपके नंबर कट जाएं, मतलब जो एचसीएफ होगा या तो वो छोटे वाला नंबर होगा या उससे भी छोटा होगा। अब पहली लाइन क्या कह रही है कि ए एंड बी आर बोथ डिविजिबल बाय एचसीएफ, ये बात बिल्कुल सही है, जो एचसीएफ होता ही ऐसा नंबर है जिससे आपके नंबर कट जाएं, तो ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा एलसीएम जो होगा वो ए और बी में से जो भी बड़ा होगा उसके बराबर या बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। एचसीएफ जो होगा ए और बी में से जो भी छोटा होगा उसके बराबर या उससे छोटा होगा, बिल्कुल सही बात है। और एचसीएफ और एलसीएम की गुणा ए और बी के भाग के बराबर होती है, नहीं, एचसीएफ और एलसीएम की गुणा दोनों नंबर की गुणा के बराबर होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, कौन सा गलत है, तो यहाँ पे डी जो है ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, जब बिल मिला तो जो आपके पास अमित है उसने बीना द्वारा चुकाई गई राशि का 1/2, 2/3, यहाँ पे थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो हिंदी के अंदर मिसप्रिंट है, तो इसको आप इंग्लिश में पढ़ें। 3 friends had dinner at a restaurant. When the bill was received, Amit paid 2/3 as much as Veena. अमित ने जो दिया वो वीना का 2/3 था, मतलब इसने 3 रुपए दिए तो इसने 2 दिए। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है वीना पेड 1/2 एज मच एज तान्या,
तान्या ने जितना दिया उसका 1/2 वीना ने दिया, मतलब इसने 2 रुपए दिए तो इसने 1 दिए। अब तीनों को इकट्ठा कर लो, अमिता, वीना और तान्यम। तो यहाँ पे है 2 और 3, यहाँ पे है 1 और 2। अब आपके पास यहाँ कौन आएगा 3, यहाँ कौन आएगा 1, तो ये बन गया 2, ये बन गया 3, ये बन गया 6। मतलब अनीता अगर 2 दे रही है तो वीना 3 दे रही है और तान्या 6 दे रही है। तो कुल मिला के कितने हुए, 6, 3, 9 और 2, 11 रुपए हो गए ना। अब टोटल 11 रुपए थे तो वीना ने कितने दिए 3, तो कितना हिस्सा बना, तो 3/11 हिस्सा बना। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर बनेगा वो आपका उत्तर बनेगा 3/11। तो ये थे आपके चारों शिफ्ट के अंदर जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे हुए थे, तो इनको हमने आपके साथ चर्चा किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो स्कोर होगा वो अच्छा बनेगा। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी एक नई विषय के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।